देखिए, संघ संघ के बारे में विचार हम सुनते हैं, लेकिन संघ का विचार कोई नया विचार नहीं है। जो यहाँ पर हजारों साल से जो कल्पनाएं बनती चली गई, और उसी बात को नए समय में आज के समय के अनुसार प्रासंगिकता बनाने का प्रयास संघ करता है। तो जहां तक कल्पना है अपने भारत की कल्पना, तो भारत जो राष्ट्र है अपना, ये राष्ट्र दुनिया में ऐसे कई राष्ट्र बने हैं जो भाषा के नाम पर बने। जैसे जर्मन भाषा बोलने वालों का जर्मनी बन गया, कोरियन बोलने वालों का कोरिया बन गया। तो दुनिया में बहुत सारे देश है जो भाषा के नाम पर बने। बहुत सारे देश है दुनिया भर में जो रेस पर बने हैं, वंश पर। बहुत सारे रंग पर भी बने हैं, काले लोगों का देश, गोरे लोगों का देश, ऐसे भी देश बने हैं। कई सारे देश राजनीतिक कारणों से भी बने हैं, ये कम्युनिस्ट कंट्री है वगैरह, ऐसे राजनीतिक कारणों से भी बने हैं। यानी जैसे कोरिया के दो बन गए, बहुत सारे, जर्मनी दो हो गया था, तो विचारों के आधार पर भी हो गए थे देश। और ऐसे भी देश है दुनिया में जो रिलीजन्स के नाम पर बने, सेक्ट के नाम पर भी बने। ये कैथोलिक लोगों का, ये प्रोटेस्टेंट का है, ये सुन्नी लोगों का है, ये शिया लोगों का है। ऐसे देश भी दुनिया भर में है। परंतु भारत जो है, भारत जो बना वो इस आधार पर नहीं बना। भारत अननेचुरल तरीके से नहीं बना, एक नैसर्गिक नेचुरल तरीके से बना कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसलिए हम ऐसा जिए जिसके कारण दूसरे लोग भी जी सके। और वही अपने यहाँ का धर्म बना। धर्म का मतलब ही वो था कि हम ऐसा जिए जिसके कारण बाकी लोग, सृष्टि भी आराम से जी सके। और इस कारण से सबको जोड़ने वाली पद्धति यहाँ से प्रारंभ हुई, जिसको हम यहाँ धर्म बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है रिलीजन और धर्म का। तो रिलीजन तो अपनी एक भगवान की पूजा करने की अपनी एक पद्धति है, परंतु धर्म एक जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें हम एक, और भारत में जिस धर्म की कल्पना की गई वो इंक्लूसिव है, जिसमें एक साथ सारी भाषाएं रह सकती है, जिसमें एक साथ कई सारे रिलीजन रह सकते हैं, जिसमें एक साथ बहुत सारे प्रकार के बोलने वाले लोग रह सकते हैं। और इसीलिए ये आज भारत में ये हजारों साल से चला, उसमें कुछ खामियां आई है विस्मरण के कारण, मेमोरी लॉस के कारण। मेमोरी लॉस जब होता है, मोबाइल में मेमोरी लॉस हो गया, ये तो हैंग हो जाता है, फोन हैंग हो गया तो हम हैंग हो जाते हैं। तो वैसे ही जब मेमोरी लॉस होता है हिस्ट्री में, तो दिमाग में समझ में नहीं आता कि हम कौन है, कहां से आए, हमारे पूर्वज कौन है, हमारा इस मिट्टी से क्या संबंध है, हमारा देश कौन सा है। इसके बारे में भी कंफ्यूजन होता है। दूसरी भाषा के लोग बोलने वाले, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और इसीलिए संघ का जो प्रोजेक्ट है, आरएसएस का वो प्रोजेक्ट है रिकवरिंग द मेमोरी लॉस। जो स्मृति भ्रंश हो गया, जैसे कोई भूल गया तो हम क्या करते हैं, अरे यही तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा स्कूल है, याद दिलाते, हजार बार याद दिलाते। जब याद आ जाता है तो गाड़ी नॉर्मल हो जाती है, मोबाइल हैंग से बाहर आ गया, बढ़िया से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। तो वैसे ही संघ का यही काम चल रहा है कि सब लोग ये समझे कि भाषाएं अलग अलग है, लेकिन सब सिस्टर लैंग्वेजेस है। हमारे पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है, बट सभी रिलीजन्स एक ही बात के लिए, एक ही धर्म के लिए बने हैं कि भाई आप भी जियो और सबको जीने दो। जैसे मैं कल भी एक यूनिवर्सिटी में था, तो मैं बोल रहा था कि ट्रैफिक पे आप गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में चल सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, लेकिन सिग्नल आपको पालन करना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक रूल देखने पड़ेंगे, आपको स्पीड ठीक करनी पड़ेगी। आप ये फॉलो करोगे रूल्स, तो सब गाड़ियां एक साथ चल सकती है, नहीं तो गाड़ियों की टक्कर हो जाएगी। तो धर्म की जब बात कर रहे हैं, हम उस बेसिक रूल की बात कर रहे हैं, वो फॉलो होंगे तो कई रिलीजन एक साथ रह सकते हैं, कई भाषाएं एक साथ रह सकती। और भारत ऐसी एक भूमि है जिसने हजारों साल तक ऐसा किया है, इसके कई उदाहरण है। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं संक्षिप्त करता हूं। तो यही बात है जिसको हम समझेंगे, अगर हम भारत को भारत की नजर से समझेंगे, भारत के धर्म को हम भारत की नजर से समझेंगे, हम हर चीज को अपनी नजर से समझेंगे, तो हम बात को समझ जाएंगे। बस उसी बात का स्मरण लोगों में आ जाए, यही संघ का प्रोजेक्ट है। और इस कारण से पूरी विश्व को लाभ होगा। आज देख रहे हैं हम लोग, इसी बात पर पूरी दुनिया में लड़ाइयां हो रही है।
इस बात का सोल्यूशन फाइनली इसी में है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर रिलेशनशिप। तो वही काम संघ के द्वारा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है अनमोल, रूपाली और रशिका द्वारा। आपके अनुसार हम सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सांस्कृतिक परंपराएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा ना बने? बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी में शेर है कि वैसे दुनिया तो एक है लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपनी होती है। और ये बात बिल्कुल सही है, हर एक की अपनी एक स्वभाव होता है। हम भले एक ही घर में पैदा होते हैं भाई बहन, लेकिन अपनी एक स्वभाव होता है, लाइकिंग्स होते हैं। किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, कौन सा विषय में अध्ययन होता है, रुचि का विषय होता है। तो रुचियों की विचित्रता या विविधता ये मनुष्य का स्वतंत्र भाव है, और जितना भी हम उस स्वभाव के अनुसार चलते हैं तो आराम से जीते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करती है तब समस्या आती है। यानी अगर जैसे मैंने पहले उदाहरण भी बताया, आप अपनी गाड़ी चलाओ तो बढ़िया, आप स्वतंत्र है आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आप ऐसी गाड़ी चलाएं कि दूसरे की गाड़ी चल ही ना सके, तब तो एक्सीडेंट्स होंगे ना। तो जो जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं वो मूल्य आपकी स्वतंत्रता को बाधा नहीं करते, उस मूल्यों के कारण हम हर एक की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए विरोधाभासी नहीं है, अपोजिट नहीं है, ये बातें एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर आप मेरी स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करेंगे, मैं आपकी करूंगा, तो हम सबकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। अगर हम उस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करते रहेंगे और उससे हमेशा एक संघर्ष बनता रहेगा और हम उसी में उलझते रहेंगे। आज जो चिंतन दुनिया भर में चल रहा है और हमारे देश में भी उसका प्रभाव आ रहा है, उस व्यक्तिगत, देखिए आप लोग, कई लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, तो बाइनरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज में बाइनरीज पढ़ाई जा रही है। बाइनरीज क्या है कि पुरुष महिलाओं का प्रश्न महिलाओं का है, महिला और पुरुष दो वर्ग है। विद्यार्थियों का प्रश्न, शिक्षकों का प्रश्न अलग अलग है, विद्यार्थियों का प्रश्न विद्यार्थियों का है। मजदूरों का प्रश्न मजदूरों का है। अभी बोल रहे कि एक जनरेशन का प्रश्न एक जनरेशन का है, ऐसा नहीं हो सकता। ये विचार की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से गलत है। कम से कम हमारे देश में तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारा चिंतन क्या है कि विद्यार्थियों का प्रश्न पूरे समाज का है। अगर महिलाओं की कोई समस्या आ रही है तो वो पूरे परिवार की है, पूरे समाज की है। और ये पूरी बात अगर हम उस तरीके से समझते, कमिंग आउट ऑफ द बाइनरीज, तो हम एक समग्रता से विचार कर सकते हैं। आजकल एजुकेशन में चल रहा है ना, इंटीग्रेटेड थॉट करो। आप इंजीनियरिंग के हो लेकिन आप मैथमेटिक्स भी आपको मालूम होना चाहिए, कॉमर्स मालूम होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए यही इंटीग्रेशन जो है वो अपने सांस्कृतिक मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्य क्या है अपने? सिंपल आपको दो तीन वर्ड्स में समझाता हूं। एक पहला है कि हम बात कर रहे हैं अपने भारत की सबसे बड़ी खोज क्या है, हम हिंदुत्व बोलते हैं। तत्व क्या है उसमें? एकत्व का तत्व है कि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर उस तत्व को समझे कि जैसे मैं आज जो आपको नहीं जानता था, मेरा हमारे मुंबई में क्या होता है, मुंबई में बहुत सारे लोग लोकल में चलते हैं, बहुत भीड़ रहती है। भीड़ रहती है, कभी कोई गाड़ी के सामने आ गया, ट्रेन के सामने आ गया, बोलते अभी इसको मरना था क्या, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को जब पता लगता है कि ये हमारे ऑफिस के संबंधित था, तो थोड़ा स्वर बदल जाता है, सहानुभूति का स्वर हो जाता है। फिर पता लगता है कि ये तो हमारे मोहल्ले का था, तो फिर और सहानुभूति का स्वर और ज्यादा हो जाता है। फिर पता लगता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है, तब तो जल्दी खत्म हो जाती है, वो गाड़ी से उतर जाता है, उसकी मदद करने चला जाता है। तो जितना हम नजदीकी में जानते हैं, लोगों को रियलाइज करते हैं हमारा रिश्ता, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और ज्यादा केयरिंग हमारा व्यवहार हो जाता है। तो भारत के सांस्कृतिक मूल्य क्या है, ये जानना है कि आप बाकी लोग क्या खोजते हैं,
कि आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है, भारत का सांस्कृतिक मूल्य आप में और मेरे में कॉमन क्या है। इसलिए हम लोग ज्यादा इंक्वायरी करते हैं, कहाँ के हो, क्या पढ़ते हो, घर में कौन है, तुम्हारा क्या है, और कॉमन चीज ढूंढते रहते हैं। जितनी चीजें कॉमन मिल गई उतनी फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है, फिर उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो जानने की हमारी जो इच्छा है, ये जानना और जानने के आधार पर रिश्ता ढूंढना, जब रिश्ता बनता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम उसकी भी चिंता करते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ त्याग भी करते हैं, कुछ समर्पण भी करते हैं, केयर करते हैं। यही अपने मूल्य उसमें से विकसित होते जाते हैं। वैसे तो स्वार्थ, अहंकार, आलस सब में भरा है, लेकिन हमारे अंदर दूसरे मूल्य भी है, त्याग, समर्पण, सेवा, सब कुछ कर सकते हैं। तो कौन से मूल्य ज्यादा प्रभावी होंगे, वो हमारे उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप पर है। जितना में ये अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप का बनता है तो हमारे मूल्य बनते हैं। और इसीलिए ये वैल्यूज अगर बढ़ती है तो हम दूसरों की स्वतंत्रता समाप्त नहीं करते, उसकी स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि उसका सम्मान बना रहे। तो आज के संदर्भ में भी यही है। अगर हम लोग एक दूसरे का हिसाब करते रहेंगे कि मेरा राइट ज्यादा है कि तुम्हारा राइट ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता है नथिंग विल बी राइट, नथिंग विल बी राइट। तो इसीलिए अगर हम ये समझते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो यही बात है संक्षिप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रिया, अंशिका और सृष्टि द्वारा। संघ और अन्य सामाजिक संगठन जमीनी स्तर पर शिक्षा और रोजगार क्षमता में सुधार करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? निश्चित रूप से संघ के जो स्वयंसेवक है वो बहुत सारे ऐसे कार्यों में लगे हैं और स्वयंसेवकों ने ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया है। अभी राष्ट्रीय सेवा भारती और प्रांतों में भी सेवा भारती नाम का एक संगठन संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया है, जिसके द्वारा बहुत सारे सेवा कार्य चलते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो संघ के स्वयंसेवक संगठन चलाते हैं, जिसमें सक्षम नाम का एक संगठन है जो दिव्यांगों में काम करता है, एक देहदान प्रकल्प नाम का प्रकल्प चलता है, वो काम करते हैं। फिर शिक्षा में बहुत सारे, जैसे विद्या भारती नाम का संगठन है, आपने सुना होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर, यहाँ विद्या नाम से, इस नाम से बहुत सारे विद्यालय चलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं। एक एकल विद्यालय का प्रकल्प है, जो जहाँ स्कूल नहीं है वहां एक शिक्षक के द्वारा एक छोटा स्कूल चलाया जाता है, जिससे विद्यार्थी को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले कि वो जुड़ जाए इससे। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं और लगभग ऐसे सेवा के जितने भी प्रकल्प है उनकी संख्या देश भर में लगभग 1,55,000 इतने ऐसे सेवा प्रकल्प है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोगों को भी ऐसे किसी न किसी एक प्रकल्प में जाके एक बार देखना चाहिए और स्वयं अनुभव लेना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से कुछ अभियान प्रारंभ हुआ है, स्वावलंबी भारत अभियान नाम से, और जिसके में बहुत सारे संगठन जुड़े हैं, सरकारी, बैंक, सेवाएं देने वाले इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हैं। और ये हर जगह जितने भी युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया उद्योग करना चाहते हैं, उन लोगों को वो एक तरीके से प्रशिक्षण देते हैं, उन लोगों को कनेक्ट करते हैं इन सब संस्थाओं से, और ताकि एक तरीके से कैटलिस्ट का काम ये लोग करते हैं, इसके कारण नए नए लोग अब उद्योग में अपने स्थिरता के लिए अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम शिक्षा और विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जमीनी स्तर पर चल रहे। इसका व्याप अगर मैं आपको कहूं तो केरल के सुदूर जिले में भी ये स्कूल चलता है, मणिपुर के बिल्कुल म्यांमार की बॉर्डर पर भी ये स्कूल चलता है, और जम्मू कश्मीर के वैली में यानी दूध पोखरी से लेकर अनंतनाग से लेकर जितने सारे जिलों में, बारामूला, सब जगह ऐसे कंप्यूटर क्लासेस से लेकर इस तरह से पिछले 20 साल से चल रहा है। डोडा जिले में किश्तवाड़ है, एकदम रिमोट एरिया, वहां पर भी विद्या भारती का स्कूल चलता है और एकल विद्यालय चलते हैं। तो देश के हर कोने में, हर जगह ये प्रकल्पों के द्वारा समाज के लोगों की जो आवश्यकता है उसके आगे ले जाने का प्रयास चल रहा है।
अर्थात ये कार्य अभी भी अधूरा है और समाज के सहयोग से ये चल रहा है, लेकिन अब आप जैसे लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा समय अगर सब लोग लगाते हैं तो मुझे लगता है कि हम जल्दी से जहां भी कोई अभाव है उसको हम बहुत जल्दी से दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें कोई ना कोई पहल अवश्य रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न है अभेद्र, शिवम और सत्यम द्वारा। एक कॉलेज के विद्यार्थी को आज किस प्रकार के कौशल विकसित करना शुरू करना चाहिए जो 5 या 10 साल बाद भी प्रासंगिक है? क्या है कि अभी हमारी शिक्षा में कुछ साल जब ब्रिटिश काल में शिक्षा आई तो उन्होंने अपनी शिक्षा को एक अलग तरीके से डेवलप कर दिया और फिर हम लोगों के यहाँ उसी प्रकार की पीढ़ियां बनती चली गई। तो जो लोग शिक्षा में आए वो लोग भी उसी शिक्षा से आए थे और इसीलिए हमें क्या करना है इसके बदलाव के लिए काफी समय लग गया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो दौर शुरू हो गया है जहां हम इस तरीके की बातें करें। अब एक विद्यार्थी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों को जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई ऐसे एक नहीं मैं कहूंगा 2-4 प्रकार के स्किल्स को आपको ट्राई करना चाहिए। स्किल छोटे हो सकते हैं, कुशलता छोटी हो सकती है, औपचारिक हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है, लेकिन कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। डिग्निटी ऑफ लेबर, जो भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण है। इस काम को ध्यान में रखकर अगर हम कोई भी कुशलता अपने पास रखेंगे तो वो जीवन में काम आएगी। आज सभी लोग एआई के बारे में सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, वो तो लेना ही चाहिए, समय के साथ जो बात चल रही है उसमें कुशलता लेनी चाहिए। लेकिन जिसको मैं कहूंगा कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाले स्किल भी हमें आने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन हैंड ऑन स्किल कोई भी आता नहीं उसको, तो वो कम से कम आपको आना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बात जिनका हम नित्य उपयोग करते हैं या जिन चीजों का हमारा नित्य संपर्क आता है उसके बारे में हम लोगों को स्किल्स एडॉप्ट करने चाहिए। बाकी औपचारिक रूप से आजकल बहुत सारे क्रेडिट्स उपलब्ध है। अब नई शिक्षा नीति में आप लोग दूसरी जगह से भी वो क्रेडिट्स में कोर्सेस ले सकते हैं, ऑनलाइन में ले सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में प्राइवेटली जाकर आप इस क्रेडिट को अपने कोर्स में ऐड भी कर सकते हैं। वो सुविधा नहीं होगी तो यहाँ यूनिवर्सिटी में वो जोड़ी जा सकती है। तो पहले जो एक था कि भाई हर चीज आपकी मेन कोर्स आपका केवल आपकी किताबों की पढ़ाई थी और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर था। नई शिक्षा नीति ये कह रही कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं है, एवरीथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलर। उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, अप्रिशिएट किया गया, उसको माना गया है। ये मुझे लगता है कि आपके समय का सबसे बड़ा बदलाव है। आप एनसीसी में जाते हैं, पहले एनसीसी वॉज एक्स्ट्रा करिकुलर, अभी ये भी एक करिकुलम का ही पार्ट है, ये भी आपके मेन स्ट्रीमिंग है उसका। तो ये बहुत, आप जिसमें भी आपकी रुचि हो तो ऐसे कई प्रकार के स्किल है। इसलिए ज्यादा मत सोचिए कि कुछ ही स्किल दुनिया में काम आएंगे 5 या 10 साल के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई छोटा मोटा स्किल भी करते हो वो भी आपके काम आएगा। इसलिए आपको जिसमें आपका हाथ चलता है, दिमाग चलता है, रुचि चलती है, जो भी स्किल आप सीखेंगे उसमें बेस्ट बन जाइए। और एक मत सीखिए, 4-5 सीखिए और उसमें बेस्ट रहिए। जो भी आप बेस्ट है वो काम आएगा, 5 नहीं 25 साल के बाद भी काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस प्रश्न के साथ स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र के प्रति समर्पण हो तो कोई भी राष्ट्र प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछा गया है अभिनव, कृतिका और अभिषेक के द्वारा। प्रश्न ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि छोटे शहरों और साधारण परिवारों के छात्रों को भी वह अवसर मिले जो विशेष अधिकार प्राप्त संस्थानों के छात्रों को मिलते हैं। सबसे पहला तो काम है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। आप एक दूसरे की, क्योंकि हम अकेले के पास हो सकता है कि कम अवसर हो या कम अप्रोच हो हमारा या पहुंच हो, लेकिन हम सब मिलकर
अगर एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम सबकी मिलकर बहुत अच्छी पहुंच है और हर चीज तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो बंधु भाव है, फ्रेटर्निटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और वो जितनी ज्यादा रहेगी उतना हम पहुंच सकते हैं। बाकी आज के समय में एक अच्छी बात है कि हर चीज का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पर अब लाइब्रेरी जो कई विशेष संस्थानों में होती थी, अब वो लाइब्रेरीज, क्योंकि अब ऑनलाइन डिजिटल के जमाने में वो लाइब्रेरीज का एक्सेस हम सबको मिल रहा है। और अभी नई स्कीम्स भी आई है जिसमें दुनिया भर के मैगजीन्स, दुनिया भर के जर्नल्स और ऐसी किताबें, उनका भी एक्सेस मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी को भी वो एक्सेस है। और इसलिए गांव में रहने वाला या गांव से रहकर यहाँ पढ़ने के लिए आने वाला या लड़का या लड़की, उनको भी उन चीजों का एक्सेस है। दूसरी बात है कि अभी डिजिटल के जमाने में नया नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्सेस के बहुत सारे साधन अपने पास उपलब्ध है। दूसरी बात है भाषा, कि अंग्रेजी ही पर, मतलब अंग्रेजी पर ही हर बात डिपेंड थी। अब आपको उसके कारण भी जिनका अंग्रेजी का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आपने लिखा कि साधारण या छोटे शहरों से, गांव से जो आते हैं, अंग्रेजी का उतना फ्लुएंसी नहीं है या जानकारी नहीं, अभ्यास नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो जमाना चला गया या चला जाएगा बहुत जल्दी कि जिसमें भाषा अंग्रेजी ही हमारे महत्वपूर्ण थी। अब हमारे पास ट्रांसलेशंस के टूल्स हैं, ट्रांसलेशंस को महत्व दिया गया है। हर भाषा में वो हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जमाना एक तरीके से बदल गया, बस हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है। हमारा नॉलेज बेस ज्यादा अच्छा हो, भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन एक भाषा कम से कम आपको अच्छे से आनी चाहिए। अंग्रेजी नहीं आती लेकिन हमारी हिंदी भी ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़, वो ठीक नहीं है। कोई एक भाषा, क्योंकि कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम है, माध्यम है, वो आनी चाहिए। तो आज कन्वर्ट करना बहुत आसान चीज है, समझना आसान चीज है, तो एक्सेस हम लोग को मिल सकता है। दूसरा है, दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आपने लिया था। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो एक जमाना चल रहा है कि मास प्रोडक्शन का जमाना, इंजीनियरिंग के कारण इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन पे चली गई, लेकिन अब हम फिर से जो जा रहे हैं स्टार्टअप पर, जो और लोग माइग्रेशन टालना चाहते हैं, अपनी जगह रहना चाहते हैं, अपनी जगह की चीजों को वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। अब के जमाने में अब रोड एक्सेस बन रहा है, इंटरनेट का एक्सेस बन रहा है, और रोड एक्सेस के कारण बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो रही है। अब लोकली अपनी जगह पर बैठकर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। श्रीधर वेमू जी ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी है, एक अपने छोटे स्थान पे रहते हैं। वो संभव है अगर आपको रोड एक्सेस मिल जाए और इंटरनेट मिल जाए तो, और अपनी भाषा में अपना ज्ञान मिल जाए, तो मुझे लगता है कि अब के समय में अगर हम इस बात को समझते हैं तो फिर अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपको जाने की जरूरत नहीं, आप अपने जगह पे बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। बस इसमें समाज का थोड़ा एजुकेशन अभी होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक हायरार्की बनी है, अंग्रेजी बोलने वाला, कॉन्वेंट में जाने वाला, शहर में रहने वाला, यानी इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाला, ऐसे कुछ हायरार्की जो झूठी है, बनी हुई है, उसको आपके जनरेशन को तोड़ना है, पूरी तरह ध्वस्त कर देना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे सामने एक टास्क है, और जिसको आप लोग सब बंधु भाव से अगर मिलेंगे तो हम कर सकते हैं। तो सारे अवसरों को केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए खोल सकते हैं। तो ये आज सौभाग्य से बहुत सारी सरकारी पॉलिसी स्कीम्स इसी दिशा में जा रही है, और अगर समाज में भी ये भाव चल रहा है तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जाए और ये डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए अवसरों का। और ये मुझे लगता है केवल सरकार नहीं, हम सब अगर इसमें एक हिम्मत से खड़े रहेंगे तो हम इसका लोकतांत्रिकरण अच्छे से कर सकते। जिज्ञासा जीवनी होती है और परिवर्तन वही जन्म लेता है जहां युवा प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। इसी भाव से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, युवाओं से अक्सर कहा जाता है कि वे देश का भविष्य हैं। क्या आज देश की आकार देने में भी उनकी बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए? ये प्रश्न पूछा गया है तेजस्वी
अलिफ और माही द्वारा। बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़ी भूमिका कोई देने का अवसर तक वेट नहीं करना चाहिए। बड़ी भूमिका तो हमें खुद पहल करनी पड़ती है। अगर आप अच्छा करो, अच्छे से आगे बढ़ो, अच्छे से अच्छा काम करो, अच्छा विषय लेकर आओ, तो भूमिका अपने आप मिल जाती है। अभी भी जमाना ऐसा खराब नहीं है। अगर अच्छा काम किया जाता है तो अप्रिसिएशन होता है। आज देखिए हमारे बहुत सारे लोग, अभी हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज्यादा है। और अब मैंने जैसे कहा कि ओपन है, हर पॉलिसी हमारी जितनी भी बनती है अब देश में, राज्यों में, केंद्र में, हर लेवल पर, अब वो पब्लिक डोमेन में रहती है। आप उस पर अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। संगठन है, जैसे बहुत सारे संगठन है जो रिप्रेजेंट करते हैं। विद्यार्थी परिषद रिप्रेजेंट करती है, अपने मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे समाज में प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपनी भूमिका को तय कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि नए सॉल्यूशंस चाहिए लोगों को। यानी अभी तक क्या हुआ है कि जो पश्चिम से आया पिछले 100-150 साल में, वही हम लेते रहे, लेकिन वो कस्टमाइज नहीं है हमारे लिए। वो वैसा उनके लिए बनाया है। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे नौजवान भारत को चाहिए जो अपने देश के इतिहास को जानते हैं, जो अपने देश के भारत के ज्ञान को जानते हैं, भारत की भाषा को जानते हैं, भारत के प्रति उसका भक्ति भाव बहुत ज्यादा है, और वो दुनिया की भाषा को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, दुनिया में नई नई जो बातें आ रही है उनको भी जानते हैं। तो ऐसे नौजवानों की देश में बहुत बड़ी भूमिका की अवसर है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई नया सोल्यूशन उसमें से लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि वो अप्रिशिएट होगा। इसलिए पिछले दिनों में अपने देश में बहुत नए नए लोगों ने नए काम प्रारंभ किए, नए स्टार्टअप्स बनाए, जो आज बड़ी बड़ी अप्रिशिएट करने वाली कंपनियां बन गई है। यही नहीं, हमारे जिन प्रांतों को लोग पिछड़ा बोलते, नॉर्थ ईस्ट क्या है, पिछड़ा है, हरियाणा क्या पिछड़ा है, महिलाओं को स्थान नहीं, वहीं से अब लड़कियां आ रही है जो एथलेटिक्स में, ओलंपिक में हमारा नाम बना रही है। अब मैं पूछता हूँ कई लोगों को जो विद्वान चर्चा करते हैं दिल्ली में बैठकर, मैंने कहा अगर हरियाणा में महिलाओं के लिए ऐसी परिस्थिति थी तो इतनी ऐसे एथलेटिक्स में ऐसी लड़कियां कैसे आ रही है हरियाणा से? तो कई बार हमारे सामने जो चीजें प्रस्तुत की जाती है वो उतनी सही नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से भी आ रही है लड़के लड़कियां आ रहे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें हम पॉजिटिवली सोचें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसा। हम अपने समूह बनाएं, संस्थाएं बनाएं, और हम अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करें। कंट्रीब्यूशन का मतलब रोज मीडिया में आना ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है आप अपने आसपास के जीवन में, लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। अगर आप बदलाव ला रहे हैं तो आपकी भूमिका चल रही है। जरूरी नहीं कि आपकी भूमिका आप इसलिए मत करिए कि केवल राष्ट्रीय पटल पर आपका नाम हो रहा है। फिर तो वो लोग, कुछ लोग करेंगे उसके लिए, लेकिन सही वो अवसर नहीं होगा। सही काम तो ये होगा, और वो उसके लिए मुझे लगता है आपको किसी के अप्रिसिएशन की या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो आप खुद अपनी भूमिका बना सकते हैं। कोई देने वाला कौन होता है? आप स्वयं अपनी भूमिका बना सकते हैं, और मुझे लगता है आज उसका अवसर है। और पिछली पीढ़ियों की तुलना में, मतलब आपके पिताजी, माता पिताजी, आपके दादाजी, नाना जी, उनकी पीढ़ी से ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है भूमिका का अवसर आज के समय में है। तो अब ये हम एक ऐसे भारत की ओर जा रहे हैं, तो हम जितना प्रयास करेंगे, जितना सक्रिय रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, उतना हम अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है मृदुल, अन्वेषा और इक्षित द्वारा। आपके अनुसार आज भारतीय युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जिस पर शायद हमारा खुद का ध्यान नहीं जा रहा?
सबसे बड़ी चुनौती ये है हमारी कि हम अपने खुद को अपनी नजर से देखें। हम इधर उधर के दूसरों की नजर से देखना बंद करें। हम दुनिया को देखें, लेकिन हमारा वर्ल्ड मैप जो होगा वो हमारी नजर से होगा। वर्ल्ड मैप होता है ना, उसमें लिखा रहता है ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये मिडिल ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है। वो उन्होंने अपने देश में बैठ के बनाया होगा दिशाएं। हम उसी वर्ल्ड मैप को अपने भारत में बैठ के देखेंगे, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, हम अपनी दिशा से देखेंगे। तो पूरी दुनिया अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को, अपनी क्षमता को, अपने देश को, अपने भविष्य को, पूरी दुनिया को हमें अपनी नजर से देखना सीखना जरूरी है। और उसके लिए हमारा अपना नॉलेज खुद हमें ओरिजिनल सोर्स पे जाना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम लोग सेकेंडरी सोर्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, लिख दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया, उसके आधार पर हम ओपिनियन न बनाए। हाँ, उसको नोट कर सकते हैं, उसको री एग्जाम कर सकते हैं, परंतु हम अपने प्राइमरी सोर्स को देखें। प्राइमरी सोर्स में जाएं, खुद देखें और उसके आधार पर अपने ओपिनियन बनाएं और भारत को भारत की दृष्टि से देखें। मुझे लगता है ये एक चीज अगर हम लोग ठीक कर लें, और जो आज के समय में थोड़ी कठिन है, क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का आपके ऊपर, मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब मैं आपके साथ हूं, मतलब क्योंकि और मैं अपने कई लोग आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ऐसे हो, मैं उनको कहता हूं कि आप उनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। उनके सामने इतनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाती है मल्टीपल सोर्सेस से, तो जो आपके लिए वो समस्या नहीं थी पुरानी पीढ़ियों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसलिए बाकी सभी अनुभवी लोग उनको सहायता करें, ये ना कि उन पर टिप्पणी करें। और आप लोगों को भी उनके अनुभव से समझना चाहिए। ओपिनियन डिसीजन आपका होगा, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आपके सामने जो मल्टीपल चॉइसेस है उसमें से आप सही चॉइस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है। अभी थोड़ा आंसर को शॉर्ट भी करता हूँ ताकि सारे प्रश्न हम ले सकें। यस। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कुशाग्र, सौम्या और कौशिकी द्वारा। सोशल मीडिया युवाओं को एक बड़ा मंच देता है, लेकिन ये तुलना, भटकाव और भ्रामक जानकारी भी पैदा करता है। आपके अनुसार युवाओं को इसका जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपकी उम्र में थोड़ा सा भटकाव तो चलता है, लेकिन रिजनेबल होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो रास्ता ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब आपकी एज में एक्सप्लोर करना भी चाहिए कि एक ही रील से नहीं चलना चाहिए। 10 चीजें हैं, थोड़े एक्सप्लोर करना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ताकि आप अच्छा निर्णय ले सके। लेकिन अगर हम लोगों को एक्सप्लोर करते करते हम उसी में फंस गए तो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सोशल मीडिया देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती, कोई भी नई चीज आती है हमें मदद करती है और हमें एक अवसर देती है कि हम दुनिया को समझें। एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उदाहरण के तौर पर क्या है कि मैंने जैसे पहले उत्तर में बताया कि प्राइमरी सोर्स पे नहीं जाएंगे तो भ्रम तो होगा कि माया जो है ना, माया जाल या मायावी, तो हर समय में राक्षस जो प्रवृत्ति, सज्जन शक्ति क्या होती है, अच्छी बात जो होती है वो शांति से चुपचाप कहीं बैठी रहती है कोने में। और जो राक्षस प्रवृत्ति होती है उसकी एक विशेषता है कि वो अपने रूप, मायावी रूप बदल बदल कर नए नए रूप में आती रहती है। और ये पुराने जमाने से, मतलब हम राम रावण का युद्ध देखेंगे तो वो मायावी रूप में आता रहता है। तो वो आज भी है, आज तो कलयुग चल रहा है, बहुत ज्यादा है। मतलब उस जमाने में एक ही रावण होगा, अब तो बहुत सारे हैं और उसके बहुत सारे मायावी रूप हैं। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम लोग अपना ओरिजिनल सोर्स को समझे। और इसीलिए आपको लाइफ में ये बात जरूरी है कि अच्छा मित्र, अच्छा गुरु, अच्छे जो आपको अच्छी बात बता सकते हैं, ऐसे कोई ना कोई संगत में रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अच्छी बात, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, अच्छे कुछ हैंडल्स है। आप अगर देखते हो 100 हैंडल देखते हो तो आप 50-25 वैसे भी रखो,
बाकी कुछ फालतू चीज भी देखते हैं तो टाइम पास वो भी ठीक है, चलेगा, मतलब उतना। लेकिन आपका 100% टाइम पास है तो फिर आप तो ब्रह्म में जाओ, पक्का है। तो इसलिए जैसे खाने में होता है ना, आप चटर पटर कुछ खाओ, आपको पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, खाओ। लेकिन अगर आप रोज का आपका पौष्टिक खाना भोजन छोड़ दोगे तो आपकी हालत जल्दी से खराब हो। इसलिए टेस्ट के लिए आप दुनिया भर की चीजें कर सकते हैं, लेकिन रोज का भोजन नहीं छोड़ सकते। अगर रोज वैसा ही ये है, सोशल मीडिया में आप इधर उधर की चीजें करें लेकिन उसका परसेंटेज उतना फ्रिज नहीं हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इन चीजों से हर जमाने में चीज आती है। जब पहली बार फिल्म नॉवेल्स आए तो लोग पागल की तरह ट्रेन में वो नॉवेल पढ़ते थे, एक ट्रेन में बैठे वहां तक पढ़ देते थे, सस्पेंस नॉवेल। पेरेंट्स चिंता करते थे आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। फिर फिल्में आ गई तो फिल्मों में गाने आ गए, फिर बोले ये क्या हो रहा है। तो ये हर जमाने में नई पीढ़ी के सामने नया चैलेंज आता है और पेरेंट्स चिंता करते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, ये होगा। लेकिन अभी आपके सामने मल्टीपल एक्सपोजर आ गया है, पर्सनलाइज हो गया है ये, इसलिए थोड़ा चैलेंज थोड़ा सीवियर है। इसलिए आप लोग इसमें कोई डिसिप्लिन स्वयं का बनाए तो ज्यादा अच्छे से आप इससे निकल सकते हैं। और अच्छी जगहें ढूंढे जहां से हमें अच्छी मार्गदर्शन, अच्छी बात मिल सके, तो हम जा सकते। और संघ की शाखा इसीलिए शुरू हुई ताकि संघ के शाखा से लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। मैं आप लोगों को भी कहूंगा, कभी कम से कम अपनी लाइफ में एक सप्ताह के लिए आप लड़के संघ की शाखा में, छात्राएं समिति की शाखा में, कम से कम अपने जीवन में एक्सपोजर के लिए 7 दिन जाइए, तो आपको बहुत अच्छा दिशा दर्शन मिलेगा। सेवा काम में एक सप्ताह के लिए इंटर्नशिप जैसा जाइए देखने के लिए, तो आप लोगों को स्वयं ही पता लगेगा कि हम अपने डिसिप्लिन को कैसे बना सकते हैं और दुनिया भर की चीजों को एक्सप्लोर करते हुए भी अपने भ्रम से निकलकर हम सीधे अच्छे से कैसे चल सकते। तो ये मुझे लगता है कि, और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है। अगला प्रश्न पूछा गया है अंशिका और शुभांशी के द्वारा। प्रश्न ये है कि भारत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, लेकिन कई महिलाएं अब भी अकेले यात्रा करने या कुछ निश्चित समय पर बाहर निकलने से पहले सोचती हैं। केवल सरकार के स्तर पर ही नहीं, समाज के स्तर पर क्या बदलने की जरूरत है? आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा है। तो जहां हम खड़े हैं वहां से बात शुरू करें। हमारी यूनिवर्सिटी में हम है, अपनी यूनिवर्सिटी में हम ऐसा वातावरण बनाए और जहां भी कमी लगती है उसको पहले, सबसे पहले हम ठीक कर ले। तो मुझे लगता है कि हर जगह से शुरुआत होना अत्यंत आवश्यक है, फिर धीरे धीरे इसको फैला सकते हैं हर जगह। देखिए, हर कोने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी इसमें कि देखो, सरकार तो बहुत सारे नियम बना सकती है, स्ट्रिंजेंट कानून बनाएगी, उससे क्या होगा, क्राइम होने के बाद पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन क्राइम तो हो जाएगा। क्योंकि जो क्राइम करने जाता है ना, वो उस समय कानून के बारे में नहीं सोचता। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए इसके ऊपर तो समाज ही इस पर कुछ कर सकता है। समाज क्या कर सकता है, तो समाज, देखिए अभी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, हमने एक पॉइंट रखा है पंच परिवर्तन का, कुटुंब प्रबोधन। देखिए, हर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी किसी परिवार से आता है और कहीं से आता है। या कोई घटना हो रही है तो हजारों आंखें उसको देख रही है, लेकिन लोग ये सोचते कि मेरे घर का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस पे क्यों आगे बढ़ूं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको एक समाज के नाते हमारी एक राष्ट्रीय दायित्व है, एक सामाजिक दायित्व है इस बात को आना। अब ये थ्योरेटिकली जो मैं बता रहा हूं, इसको कर कैसे सकते हैं, तो हर परिवार में इसकी चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों को अपने परिवार में जाके इसकी चर्चा करनी चाहिए, और आगे जाकर आप भी आगे जब और बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बचपन से ये एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। हर परिवार में बच्चों के साथ ऐसी चर्चा होनी पड़ती है। बड़े होने पर भी पेरेंट्स बच्चों में चर्चा होनी पड़ती है, घर में वैसा वातावरण रखना पड़ता है। अच्छी चीजें परिवार के नाते भी करनी पड़ती है, हमारे रिलेशंस वैसे रखने पड़ते हैं ताकि हम भोजन के समय एक साथ मोबाइल साइड में रख के बैठकर बात कर सकते हैं। तो ये वातावरण, ये रिलेशनशिप अगर बनेगा, तो आजकल वो क्या बोलते हैं, फोमो वगैरह होता है ना,
तो वो सब नहीं होगा। फीलिंग अलोन वगैरह जो है नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि हम बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, खुलकर बात नहीं कर रहे। घर में भी खुलकर हमें बात कर रहे हैं। तो अगर हम घर में भी खुलकर बात कर लेते हैं तो ये बातें नहीं होगी। और जब ये नहीं होगा तो बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि बिहेवियर तो साइकोलॉजिकल है ना, एक फ्रस्ट्रेशन के कारण वो बिहेवियर आता है, लोनलीनेस के कारण बिहेवियर आता है। और इसीलिए उस बात को हम, और ये काम कोई संस्था, कोई सरकार नहीं कर सकती, ये समाज, कोई हर परिवार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक मास मूवमेंट बनना चाहिए। जैसे हम बोलते ना कि वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ, वैसे हर परिवार को ये करना पड़ेगा। और परिवार का आपकी उम्र का बच्चा, मतलब लड़का या लड़की अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो आप लोग ऐसे वातावरण बना सकते हैं। अपने मोहल्ले में बना सकते हैं, अपने कॉलेज में बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में बना सकते हैं। ऐसे प्रोबेबल लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं ठीक होने में। अपने कॉलेज में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्रिमिनलाइज या पेनलाइज करने की जगह उनकी सहायता कर सकते हैं मित्र बनकर। ये बहुत सारे काम हैं। और जो सामाजिक स्तर पर अगर देश के युवा करते हैं और कई जगह कर रहे हैं तो वातावरण बदलता है। बहुत धन्यवाद सर। आपके इस उत्तर से मुझे कुछ पंक्ति याद आती हैं। वो झुकती है तो संस्कार कहलाती है, उठती है तो मिसाल बन जाती है। वो खामोश रहे तो सहनशीलता, और आवाज उठाए तो क्रांति बन जाती है। क्योंकि वो फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है आशिया, प्राची और मानसी द्वारा। यदि कोई शिक्षित युवा किसी स्थापित राजनीतिक या सामाजिक विचार से असहमत है तो आप उसके लिए रचनात्मक रूप से चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका क्या मानेंगे? उसका तरीका बिल्कुल अपना शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्योंकि डिसेंट जो है ना, मतलब असहमति होना, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग अपने संघ में हम लोग बोलते हैं, हम इसको ज्यादा सामूहिकता पर जोर देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बहुमत से नहीं, सर्वानुमति से कार्य करना चाहिए। अब ये सर्वानुमति से काम करना है, अपने कई सारे विविध संगठन काम करते हैं, तो समटाइम ये डिसएग्री होता है। डिसएग्री होना कोई खास बात नहीं है, बट वर्किंग टुगेदर ये जो है ये कभी नहीं बदलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम असहमति को एक शत्रुता के रूप में समझने लगते हैं, एक एनिमिटी के रूप में लेते हैं, और उस कारण से जिनको कोई स्वार्थ होता है वो उसको एनिमिटी में, मतलब दुश्मनी में बदलते हैं असहमति। अदरवाइज असहमति होना कोई खास बात नहीं है। असहमति होती है, घर में भी होती है असहमति, लेकिन हम फैमिली में बैठकर उसकी एक सहमति बनाते हैं और हम सब लोग उसको करते हैं। यही तरीका है। परंतु आज के अपने लोकतंत्र में, सामाजिक जीवन में थोड़ा सा एक नए तरीका आ गया है। और वो तरीका, वैसे तो बोलते कि लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं, बट तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। आपका डिसेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसेंट के बिना तो अच्छा विचार आएगा ही नहीं, या कोर्स करेक्शन भी नहीं होगा। करेक्शन तो तब होगा जब डिसेंट आएगा, नया विचार आएगा, नई बात आएगी। अपने यहाँ संस्कृत में बोलते हैं ना, वादे वादे जायते तत्वबोधा। मतलब जितनी जितनी चर्चा होगी, नए विचार आएंगे, तो हर समय वो परिष्कृत होता जाएगा। मतलब हर समय वो नया स्वरूप में रिलीवेंट होता जाएगा, मोस्ट रिलीवेंट होगा। तो इसलिए कर सकते हैं, आपके पास तरीके हैं, आपके पास आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छी बात, खराब मतलब विरोध भी अच्छी शब्दों में किया जा सकता है। और लोकतांत्रिक अपने पास बहुत माध्यम है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं पब्लिकली। आज पर हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मीडिया के किसी हाउस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, अच्छी बात को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। सबसे बड़ा काम ये है कि लोक मत जागरण। लेकिन क्या है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता और इसीलिए फिर शॉर्टकट्स लोग लेते हैं। लोकतंत्र में अपनी विचार को प्रस्तुत करने का सबसे उत्तम तरीका है लोकमत जागरण। जिस बात को आप विरोध करना चाहते हैं और जिस बात को आप रखना चाहते हैं, उसको आप अधिकतम लोगों में ले जाओ। आप प्रचार करो उसका, लोगों में ले जाओ, लोगों को समझाओ। और जितना आप प्रचार करोगे, आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया के डिजिटल हैंडल्स है, आप प्रचार करो। जितने लोग उसका अप्रिशिएट करते चले जाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग उससे जुड़ते हैं
और अपने आप में एक सहमति बनती है। जब आम लोगों की सहमति दिखने लगती है तो बड़ी से बड़ी पावर इंस्टीट्यूशंस या बड़ी से बड़ी सत्ता भी उसको उसको नोट करना पड़ता है और उसके आधार पर चेंज होना पड़ता है। और अगर आपके पास एक लोकमत है तो आपको शॉर्टकट और हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप जब हजारों लोग एक विचार रखते हैं तो अपने आप फिर मुझे लगता है कि वो परिस्थितियां और वो इतिहास के समय में वो बदल जाता है। लेकिन लोग लोकमत जागरण करने से पहले ही बदलाव करना चाहते हैं और उस शॉर्टकट लेना चाहते हैं। उस कारण से फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका होगा कि हम रचनात्मक तरीके से किसी चीज को एक लॉजिकल एंड तक ले जाए। केवल प्रश्नों का पोस्टर लेकर न जाए। एक हाथ में अगर आपके प्रश्न हो तो दूसरे हाथ में उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। अगर आप जितनी प्रश्न पर दिमाग लगा रहे हो उतना आपको समाधान पर भी दिमाग लगाना चाहिए। और एक्चुअली वही रचनात्मक तरीका। अगर आप पर्यायी बेस्ट सोल्यूशन लेके जा रहे हो तो मुझे लगता है कि उसका एप्रिसिएशन होगा और अच्छे से अच्छी जगह पर ये हो जाए। आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। सिंगापुर को आप जानते हैं कि आज के जमाने में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका। उसके जो संस्थापक थे डॉक्टर ली, उन्होंने अपनी किताब लिखी है, आप कभी पढ़ भी सकते हैं, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, उनकी किताब है ये। उसमें कई सारे चैप्टर्स है। उसमें एक चैप्टर है लेबर यूनियन का। तो वहां सिंगापुर में उनके आने से पहले पूरा अराजक था लेबर यूनियन का और सभी लोग ये सोचते थे कि इसको कुचल दो, मतलब तभी हम लोग प्रगति कर सकते हैं। ली ने आने के बाद क्या किया, ली ने के लेबर यूनियन को देखा कि लेबर यूनियन के जो लेबर बच्चे हैं उनके बच्चों को बुलाया, उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या सुझाव है। उनको पढ़ने के लिए भेजा, उनके लिए अच्छी अच्छी पढ़ाई उनको दी। आने के बाद लेबर यूनियन ने उनको एडवाइजर बना दिया। उन्होंने देखा कि जो रिप्रेजेंट करते हैं तो सही तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं करते ये लोग, बस हमारी मांगे पूरी करो बोलते हैं। फिर वो बच्चों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने, उन्होंने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आज की परिस्थिति क्या कर सकते हैं उसको लेकर आने लगे। तो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही बदल गया। और उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे फिर उन्होंने सजेशन दिया कि जहां भी लोग जाते हैं उनके लिए वेलफेयर के स्थान बना दो। वो घूमने जाते हैं वहां उनके हॉस्टल्स बना दो। इकोनॉमी, जैसे हम इकोनॉमी फ्लाइट बोलते हैं ना, इकोनॉमिक होम्स बना दो। तो बहुत सारा ऐसा उन्होंने किया जिसके कारण से एक अराजक वाला राज्य एक सबसे आर्थिक रूप से प्रगत राज्य में बदल गया। तो ये एक रचनात्मक तरीका होता है चीजों को बदलने का। तो पूरा जो संघ विचार है, कई लोग बोलते हैं संघ स्लो क्यों है। मैं बोलता हूँ संघ स्लो नहीं है, संघ शॉर्टकट नहीं लेता या संघ के संगठन शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, वो एक रचनात्मक तरीके से जाना चाहते हैं। और कभी कभी लोगों को रचनात्मक तरीका लंबा लग सकता है लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन लाता है और वो सबको इंक्लूड करता है। तो ये उसकी विशेषता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र में भी आज के समय में आपकी असहमति को आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से बहुत अच्छे से रख सकते हैं। प्रश्न बहुत है लेकिन समय की मर्यादा है। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न ये है कि आप नई पीढ़ी के युवाओं को उनके व्यक्तिगत जीवन, करियर और समाज में योगदान के लिए क्या संदेश देंगे, एवं एआई उस तरह की नौकरियों को बदल रहा है जो युवाओं के पास होंगी। क्या छात्रों को नौकरियां खोने के बारे में चिंतित होना चाहिए या हमें एआई को मुख्य रूप से एक अवसर के रूप में देखना चाहिए? कुछ प्रश्न पूछे गए हैं माही, तेजस, ईशा, प्रांजल, तनिष्का और अभ्यंत द्वारा कि राष्ट्र निर्माण में एआई की भूमिका क्या हो सकती है। यदि एआई तेजी से कई तकनीकी और बौद्धिक कार्यों को कर सकता है तो आपके अनुसार कौन सी मानवीय गुणवत्ता सबसे मूल्यवान बन जाएगी? जो हमारा एआई के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग है, विवेक जिसको बोलते हैं ना हम लोग, विवेक जो है वो सबसे बड़ा, हमारा मनुष्य की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका विवेक है। और वो विवेक
यही ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो एआई के जमाने में वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रोसेस कर सकता है, हमसे फास्ट प्रोसेस कर सकता है, हमसे ज्यादा वाइड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जो विवेक है कि किस बात, किस परिस्थिति में कौन सी बात को हमें करना है, उसका निर्णय जो है, वो निर्णय की क्षमता और उसका विवेक जो है कि कौन सी बात सबके हित में रहेगी, सबके कल्याण में रहेगी, पर्यावरण के लिए फ्रेंडली रहेगी, इसका मनुष्यों के लिए अच्छी रहेगी, उसका निर्णय जो है, वो गुण जो है वो मनुष्य के पास है। और इसीलिए वो गुण का कॉन्ट्रैक्ट कभी एआई को नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट दिया आपने, आंसर आया, उसको बिना देखे भले लगा लेते हैं। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, अभी एक घटना हुई थी, किसी ने अपने पत्नी को या अपने फ्रेंड को पत्र लिखा और पत्र को प्रॉम्प्ट दे दिया अच्छा करने के लिए एआई को, एआई ने कुछ और समझ लिया, उन्होंने कुछ और बना दिया, फिर बिना देखे भेज दिया, बहुत सारी समस्या है। तो अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, मनुष्य अपना विवेक नहीं लगाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और ये हर जगह हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल डिसीजन में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, फैमिली डिसीजन में हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में हो सकती है, करियर डिसीजन में हो सकती है। इसलिए ये बात मुझे लगता है कि अपना विवेक, और विवेक फिर मैंने जो पहले कहा था, प्राइमरी नॉलेज आपका हो तो आपका विवेक होगा। और फिर आप रिलेशनशिप क्या समझते हो, दूसरों को क्या समझते हो, अपनी लाइफ से क्या संबंध है उनका, उसके आधार पर ही अपना निर्णय होगा। तो वो तो मुझे लगता है कि किसी भी जमाने में वो मनुष्य के पास ही रहेगा। और आपने और एक पूछा था कि रोजगारों के अवसर के बारे में। हाँ, ये बात सही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ जॉब के पैटर्न को बदल देती है। निश्चित रूप से कुछ जॉब जाएंगे, कुछ नए जॉब आएंगे। हाँ, अब इसमें एक बेसिक प्रश्न है कि चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पिछले 300-400 वर्षों में क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई वो हमने ले ली, दुनिया भर लोगों ने ले ली, हमने भी ले ली। उसके अनुसार ही बाजार बन गए, उसके अनुसार प्रोडक्शन बन गया, सब कुछ। और दुनिया भर के लोगों ने अपना कल्चर, अपना फैमिली, अपना वैल्यूज, इसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उस कारण से दुनिया के जितने भी विकसित देश है, संपन्न देश है, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपनी वैल्यूज, फैमिली सिस्टम, अपने कल्चर, अपना सिविलाइजेशन। तो अभी कम से कम अब हम लोगों को, भारत को क्या करना चाहिए कि भारत को, फिर उसके कारण रोजगार का पूरा तंत्र ही बिगड़ गया, प्रोडक्शन बाय मास, मास प्रोडक्शन की पद्धति आ गई, तो इंक्लूसिवनेस जो है इकोनॉमी का, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई है। और इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को एआई के जमाने में ये बात साफ कर देनी चाहिए कि आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम तय करेंगे हमें जीना कैसे है, हमारा कल्चर क्या होगा, हमारी सोसाइटी कैसे होगी, हमारी फैमिलीज कैसे होगी, हमें जीना कैसे है, और उसके अनुसार हमें पर्यावरण के अनुकूल भी जीना है। और उसके अनुसार फिर कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, इसका चॉइस करना चाहिए। मजबूरी में हर टेक्नोलॉजी नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, जो हमें चाहिए वो लेते हैं, टेक्नोलॉजी के मार्केट में भी अब वैसा करना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए नहीं है, तो वो बनाने का पोटेंशियल आप सब लोगों के पास है, आप बना सकते हैं। उसके अनुसार फिर जो आप जो चॉइस करेंगे, उसके अनुसार मार्केट बनेगा, उसके अनुसार प्रोडक्शन बनेगा, पूरी इकोनॉमी चेंज बनेगी। तो अब ये समय आ गया कि भारत, जहां दुनिया भर से कचरा आ रहा है, उसको हम अपने दिमाग में डालते रहे, ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को ये करना है कि भाई अब आपकी पीढ़ी ये तय करे कि हम तय करेंगे हमें जीना कैसे है, उसके आधार पर हम टेक्नोलॉजी लेंगे या हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे और उसके अनुसार पूरी चेंज बनाएंगे। तो फिर मुझे लगता है सबके लिए रोजगार बनेगा। आज के समय में तुरंत ये होने तक थोड़े रोजगार बदलेंगे पैटर्न, कुछ लोग रोजगार जाएंगे, लेकिन नए बहुत सारे रोजगार आएंगे। तो आपको एआई के जमाने में अगर रोजगार चाहिए तो आपको भाषा आनी चाहिए। आपको अगर तेलुगु भाषा भी आती है, आप यहाँ बैठे हो, तेलुगु आती है, तो आपको यहाँ काम मिलेगा। आपको बोली आती है आपके गांव की, ओरिजिनल जहां से आप आए, तो आपको एआई में काम मिलेगा। अभी ज्ञानम प्रोजेक्ट आईआईटी मुंबई से 1000 करोड़ का शुरू हुआ है,
वो आपकी गांव की भाषा में जो लोकगीत है उसको भी वो रजिस्टर कर रहा है, क्योंकि वो भी नॉलेज बेस है अपना, और उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, उसके लिए भी फिर प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो आपके पास जो है वो अगर आपके पास है, आपको पुराने लोकगीत आते हैं, कविता आती है, आपको अपनी भाषा आती है, आपको अपने पुराने प्रकार का, आज सोशल मीडिया है, केवल पुराना घर के पुराना खाना बनाने की पद्धति पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो नए जमाने के नए काम भी है, और उसमें वो आपके पास है। नई स्टोरीज चाहिए, दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल स्टोरी से लोग बोर हो गए, अब लोगों को ह्यूमन स्टोरीज चाहिए, अच्छी ह्यूमन स्टोरीज चाहिए। भारत तो भंडार है, आप अच्छी कथा भी बोलते हो ना, तो आपके लिए भी पूरा काम है एआई। तो इसलिए एआई के जमाने में आपकी जितनी भी ह्यूमन क्वालिटीज है वो सब के लिए काम है, बस आपको वो आना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे मैंने तो बीए पढ़ लिया, एआई कर लिया, एआई का यूटिलाइजेशन कर लिया, लेकिन एआई को जो चाहिए वो हमने नहीं पढ़ा, तो फिर आपके लिए काम नहीं। इसलिए ये दूसरे तरीके से सोचेंगे तो बहुत सारे काम है, और हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ करियर और समाज के दृष्टि से, इस पर मैं बोल देता हूँ, अब जब 10 मिनट में बोलूंगा तो हो गया प्रश्न। प्रश्न कोई नहीं छोड़ा आपने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संवाद के दौरान मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। सर मेरा नाम कृष्णा भदौरिया है, मैं संगीत विभाग का विद्यार्थी हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियों के बोझ में दैनिक जीवन में देशभक्ति और समाज का कार्य कैसे करें? मैं इसका बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी विचारों ने युवाओं को अपनी संस्कृति प्रेरणा दी। आपके राष्ट्र पर आधारित अत्यंत उल्लेखनीय है। हम आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही युवा शक्ति के प्रश्नों के पश्चात अब समय है संघ विचार, राष्ट्रवाद, भावी भारत की परिकल्पना को और गहराई से समझने का। So I proudly invite our distinguished speaker, Shri Sunil Ambekar ji, All India Prachar Pramukh of RSS, to address the youth. अपने आज सम्माननीय कुलपति जी, मंच पर उपस्थित सभी आप सभी लोग, सभी को नमस्ते। और पिछले कई समय से आपके प्रश्न और उत्तर ही चल रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि काफी अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं। मैंने उत्तर क्या दिया मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रश्न तो बहुत अच्छे थे। और बहुत सारी बातें जो मैं बोलना चाहता था आपके प्रश्नों के द्वारा वो बातें आ गई है। फिर भी कुछ संक्षिप्त में कुछ बातें आपको जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो आप सबसे भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि जिस समय भारत के प्रगति का दौर चल रहा है। भारत के लोग भारत पर विश्वास कर रहे हैं, और दुनिया भर के लोग भी अब धीरे धीरे भारत को महत्व देना प्रारंभ कर दिए हैं। और भारत फिर से विश्व पटल पर चर्चा में आ गया है। और जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक जगह अब हम लोगों की आवाज दिख रही है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, खेलों का क्षेत्र हो, आर्थिक हो,
इवन कृषि के क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उद्योगों का हो, तो धीरे 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 भारत भी उसमें उपस्थिति दर्ज कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छा समय है, और इसलिए एक अच्छा अवसर भी है, क्योंकि अब हम इस समय अगर कुछ ज्यादा अच्छे से करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा होगा। और जैसा एक अच्छा भारत हम देखना चाहते हैं, जो भारत समृद्ध हो, संपन्न हो, स्वाभिमानी भारत हो, केवल हम भारत माता की जय न करें, पूरी दुनिया भारत माता की जय जयकार करे, ऐसा एक समय हम देखना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा अवसर। यही सपना लेकर आज से 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनको हम डॉक्टर जी कहते हैं, उन्होंने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की। वो एक जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में एक बात थी कि मेरा ये देश जो है वो स्वाधीन होना चाहिए, और इसलिए स्कूल के जमाने में ही उनके दिमाग में, उनके मन पर ये बात, मतलब उनका शौक था कि उस समय लोकमान्य तिलक जी का केसरी आता था, उसको वो पढ़ते थे। अपने स्कूल के दोस्तों से भी वो देश समाज की बातें करते, स्वाधीनता की बातें करते हैं। अपने स्कूल में दोस्तों के साथ वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेज अफसर का उन्होंने स्वागत किया, जिसके कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और उनका जो जीवन था वो इसी प्रकार से लगातार इसी दिशा में ही वो सोचते हैं। उनके समय में एक बात वो देख रहे थे कि जिस तरीके से देश की स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा है, आज नहीं तो कल हमारा देश स्वाधीन होगा, वो स्वयं उसका हिस्सा है। वो क्रांतिकारियों के साथ थे, वो राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की, उसके भी वो एक महत्वपूर्ण विदर्भ के क्षेत्र में कार्यकर्ता थे। 1920 के अधिवेशन की पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके पास थी, और वो 30 साल का नौजवान, उस समय 1920 में वो 30 साल के होंगे लगभग, उनके मन में ये विचार था, और उन्होंने 20 के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव दिए थे कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए, क्योंकि उस समय कांग्रेस की जो मांग थी कि अंग्रेज डोमेन में ही हमको कुछ अधिकार मिल जाए। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी उस समय तक, 1920 तक। और उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, और पूरे दुनिया को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करने का संकल्प भारत को लेना चाहिए। भारत स्वतंत्र भी नहीं है, फिर भी उनके मन में था कि भारत को ऐसा बनाना है कि जो भारत पूरी दुनिया को ये पूंजीवाद के चंगुल से, एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त कर सके। खैर उस समय उनका वो प्रस्ताव तो लिया नहीं गया, परंतु बाद में उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी देश है, इसकी जो स्वतंत्रता है वो केवल राजनीतिक नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्र केवल राजनीति के आधार पर नहीं बना है, या राजनीति करने के लिए नहीं बना है। हमारा राष्ट्र हजारों साल से ऐसे एक धर्म के आधार पर बना है, ऐसे संस्कृति के आधार पर बना है, जो ऐसा एक जीवन का विचार दे रहा है जिसमें सब लोग शांति से रह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि सब में भगवान है, अब ये छोटी सी बात है, लेकिन ये मूल बात है। अगर हम इस पर विश्वास करेंगे तो फिर हम पेड़ों की चिंता करेंगे, पशु की चिंता करेंगे, दूसरे मनुष्य की चिंता करेंगे, गांव की, जंगल की, पहाड़ की, नदी की, सबकी चिंता करेंगे। यही कारण था कि आजकल इन्वायरमेंट की बहुत चर्चा हो रही है। दुनिया भर में इन्वायरमेंट की चिंता इसलिए आई है, इसलिए नहीं आई कि बहुत प्रेम है इन्वायरमेंट से लोगों को। अब मनुष्य को ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि मनुष्य की पूरी प्रॉपर्टी है वो,
अब मनुष्य को प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इन्वायरमेंट की बात हो रही है, परंतु भारत का सोच वैसा नहीं है। भारत का सोच है कि ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है, सृष्टि है, उसमें भी भगवान है और इसलिए हम सब एक साथ जीना है, ये हमारे ही जैसे है। इस प्रेम के आधार पर हम हजारों साल से पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आज भी जब हम पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं तो हमें उस दिशा पे जाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग धर्म की चर्चा कर रहे थे, तो भारत जो बना है केवल राजनीतिक कारणों से नहीं बना, भारत का एक उद्देश्य है। भारत एक ऐसा एक राष्ट्र है, भारत के पास ऐसा एक धर्म है जो सबको शांति से रहने का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन इसके पहले भारत को वैसा बनना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में भी समस्याएं आई है। बहुत समय हमारा गया, कई शताब्दियां चली गई, 400, 500, 800 वर्ष संघर्ष में रहे और हमारी ये समझ, उसमें स्मृति जो है, मेमोरी लॉस हुआ है। कई व्यवस्थाएं हमारी बिखर गई है और उस कारण से वो व्यवस्थाएं फिर से सेट करनी पड़ेगी। अभी हम उधार की व्यवस्थाओं में चल नहीं सकते, हम हमारी तरीके से हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और ये सारी बातें किसी तकनीक से नहीं हो सकती, ये केवल अच्छे लोगों के द्वारा हो सकती है। अच्छी लीडरशिप चाहिए, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी लीडरशिप चाहिए, अच्छे लोग हर जगह चाहिए। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को लगा कि ये रोजमर्रा की राजनीति में संभव नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने अच्छे लोग तैयार हो, अच्छे लोग बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। इसलिए संघ अपनी शाखा के माध्यम से रोज ये प्रयास करता और उसके माध्यम से कई सारे स्वयंसेवक समाज में जाकर बहुत अच्छे काम करने के लिए जो कार्यों की मैं चर्चा कर रहा था वो कर रहे हैं। और इसीलिए आज के जमाने में भी अच्छे लोगों की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है और फाइनल सॉल्यूशन उसी से होगा कि अच्छे लोग चाहिए। और इसलिए अगर मुझे आप एक बात पूछेंगे कि संघ क्या करना चाहता है, तो संघ समाज में अच्छे लोग बनाना, अच्छे लोग तैयार करना चाहता है, तो जो अच्छे लोग हैं उनको संगठित करना चाहता है। कि बुरे लोग तो गैंगअप हो जाते हैं, उनको ज्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी हो जाते हैं। अच्छे 4 लोगों को एकत्र लाना बहुत कठिन होता है। वो अच्छे तो होते हैं लेकिन अच्छे लोग बोलते हैं मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तो संघ ने ये ही सबसे कठिन टास्क अपने हाथ में लिया है पिछले 100 वर्ष से। 100 वर्ष इसीलिए लग रहे क्योंकि वो कठिन टास्क है, इजी नहीं है। अच्छे लोगों को, क्योंकि जिनका स्वार्थ होता है, जो खराब लोग होते हैं, वो तुरंत गैंगअप हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग संगठित करना इतना आसान नहीं है, सक्रिय करना आसान नहीं है। संघ ने ये सबसे कठिन टास्क हाथ में लिया और आज देश भर में ऐसे अच्छे लोगों को संगठित करने का कार्य अच्छी मात्रा में 100 वर्ष में ये प्रयोग करके दिखाया है। आज इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत है कि जब बहुत सारे कार्य समाज में हो रहे हैं, जब हम भारत की चर्चा कर रहे हैं, तो अब एक मुझे लगता है कि इस समय एक बड़ा, अगर सब लोग केवल सहयोग नहीं, समर्थन नहीं, तो पार्टिसिपेशन सबकी तरफ से आप लोग अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत कम समय में भारत को वैसा बना सकते हैं। लेकिन वो डेडिकेशन और कमिटमेंट की ज्यादा जरूरत है, उस मेहनत की ज्यादा जरूरत है। और मेहनत तभी की जाएगी जब हम सोचेंगे कि ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं और इसको मुझे ऊंचाई पर ले जाना है। ये जो भारत भक्ति है यही काम आएगी जिसके कारण हम पूरे भारत को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और पूरी दुनिया को ऐसे भारत की जरूरत है। ये देख रहे हैं हम लोग, सबसे प्रगत देश है, वो लोग भी आपस में कैसे लड़ रहे हैं, अपनी पावर का कैसे उपयोग कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत देश है जिसके पास भी पावर आई, अमेरिका के पास आई, उन्होंने एटम बम डाल दिया। आज भी क्या कर रहे हैं आप पता ही, देख ही रहे आप लोग। और इंग्लैंड के पास या और यूरोप के देशों के पास आया, उन्होंने दुनिया के लोगों को स्लेव्स बना दिया। बहुत सारे ऐसी चीजें ऐसी दुनिया में चल रहा है, हर एक का हिसाब लगा सकते हैं।
परंतु पूरे दुनिया के इतिहास में भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया अपनी ताकत हमेशा दुनिया के कल्याण के लिए लगाई है। मैं कई बार बोलता हूं, कल भी मैं बोल रहा था एक यूनिवर्सिटी में कि कई जगह है कि जिनके पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए, जैसे जर्मनी जाएगा कहीं भी तो हिटलर के कर्मों की माफी उनको मांगनी पड़ती है। कई दुनिया के देश है, इंग्लैंड को तो कई देशों में जाके माफी मांगनी पड़ती है, परंतु भारत एक ऐसा देश है कि हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण दुनिया के किसी कोने में जाकर हमको माफी मांगनी पड़ेगी। वो हमारा भारत है। अब हमें अगर भारत स्ट्रांग होता है तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं ऐसा एक देश कि जिसके पास समृद्धि है, जिसके पास पावर है, लेकिन वो अपनी पावर को दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग कर रहा है। भारत के पास ऐसा एक धर्म है कि जिस धर्म के द्वारा दुनिया भर के रिलीजन शांति से रह सकते हैं। इसलिए भारत की हजारों वर्ष की परंपरा में जूस आए, पारसीज आए, बहुत सारे लोग आए। मतलब मैं जूस के बारे में तो कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां जूस गए और उनके साथ जाति नहीं हुई। भारत ही ऐसा एक देश है कि जहां जूस के साथ कोई अन्याय नहीं, एक ही देश। और इसलिए हम इस भारत को इस अर्थ से समझेंगे तो हम भारत की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा, इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम ये समझ गए तो संघ समझना बहुत आसान है। भारत को भारत की दृष्टि से देखेंगे, धर्म को भारत की दृष्टि से देखेंगे तो हम संघ क्या कहना चाह रहा है इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम संघ को उस दृष्टि से देखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर कि देश में संघ की ये धारणा, हमारा समाज जो है वो दुनिया भर में ये चल रहा है कि सब कुछ पावर के द्वारा होता है, सरकारों के द्वारा होता है। इसलिए हर जगह पावर की बात चली है। मतलब आइडियोलॉजीज आई, उन्होंने अपना कैपिटल, लोगों ने पैसों से सरकारों को खरीद कर अपनी पावर बनाई। कम्युनिज्म ने खुद अपनी सरकारें बनवाई और उन्होंने सोचा कि इसी के द्वारा ये कर सकते हैं। दुनिया भर में इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई है। दुनिया में ऐसे रिलीजन्स आए कि जो रिलीजन्स में भी ये हुआ कि पावर के द्वारा समाज में परिवर्तन करना है। भारत में ये हमेशा परंपरा रही कि समाज जो है स्वयं अपने बल पर, अपने सामर्थ्य से खड़ा होगा और समाज की अपनी व्यवस्था से हम चलेंगे। संघ उसी व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। हम हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं, लोगों पे डिपेंड रहते हैं। मैं अभी एक जगह गया था, महाराष्ट्र के एक जिले में, वहां एक लोगों ने कॉलोनी बनाई, फिर लोगों ने अच्छे घर भी बनाए। बाद में लोग, अपने कार्यकर्ता है वहां स्वयंसेवक संघ के, उनके पास आए कि भाई ऐसा करते हैं, अब अपनी कॉलोनी को थोड़ा फेंसिंग करना है, थोड़ा अच्छे से पेड़ लगाने हैं, तो आपकी पहचान है, वहां के एमएलए एमपी के पास हम चलते हैं, उनसे फंड लाते हैं, एमपी फंड, एमएलए फंड, और ये कर देते हैं। तो ये स्वयंसेवक टालते रहे। कुछ दिन उनको लगा कि ये जानबूझ के कर रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ले जा रहे हो। फिर उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, समझाया कि हम सब लोगों ने मिलकर इतने पैसे से घर बनाए हैं, तो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सब मिलके मेहनत करते हैं, अपना कंपाउंड हम बना लेते हैं फेंसिंग। कुछ महीनों गए, फिर लोग समझ में आ गया, लोगों को सबने कंट्रीब्यूट किया, सब परिवार के लोगों ने मेहनत की, बहुत अच्छा फेंसिंग बन गया, अच्छा उन्होंने मंदिर भी बना दिया, अच्छा व्यवस्था हो गया। और जब ये सब हो गया तो उनके एमएलए और एमपी को लगा यार हमारे बिना इतना सारा काम हो गया, तो वो इनके पास आ गए कि भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको आकर देखना चाहता हूँ, आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो संघ ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है कि जहां लोग उसके पीछे लाइन नहीं लगा रहे, समाज अपने तरीके से सक्षम हो रहा है, वो लोग आपके पीछे लाइन लगा रहे हैं। ये दृश्य समाज में लाना है और ये संभव है। और संघ इस तरीके से समाज को एक सक्षम समाज बनना चाहता है, जो
ऑकेजनली 24/7 अपने स्वयं होकर आपस में हम ऐसे रिलेशन बनाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, हम खुद तरीके से कर सकते कई बातों को। और भारत हजारों साल इसी कारण से चलता रहा, इसी कारण से टिक पाया और इसी कारण से आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज के समय में आपके लिए संघ की जो ये धारणा है, इस धारणा को लेकर संघ हजारों लोगों तक जा रहा है। अभी संघ के शताब्दी वर्ष में भी ये प्रयास लगातार चल रहा है। और इसलिए हर एक को अपने क्षेत्र में ये काम करना पड़ेगा। आप जहां भी खड़े हो, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पहल करनी पड़ेगी। आप जहां भी हो, आप रिसर्च साइंटिस्ट हो, अच्छा काम करो। आप जो भी व्यवसाय करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी दायित्व में, उसको अच्छा करो। और उसके लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आप अपना समूह बनाओ, आप ग्रुप बनाओ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर इफ यू हैव अ टीम वी हैव अ थीम। आपके पास ग्रुप है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग बहुत आते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं इफ यू हैव अ टीम वी हैव अ थीम। हम आपको बता सकते हैं कौन से काम की जरूरत है। कुछ लोग आइडियाज लेकर आते हैं कि ये समाज के लिए काम होना चाहिए, अच्छा काम है, हो सकता है। हम उनको कहते हैं कि इफ यू हैव अ थीम वी हैव अ टीम। हम हमारे पास कार्यकर्ता है, हम आपके थीम के लिए कार्यकर्ता दे सकते हैं और उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज के समय में इस प्रकार से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है। हमारे पास आज वो दुनिया से हम केवल लेने वाले लोग नहीं है, हम दुनिया को दे सकते हैं। अगर हमारी संस्कृति और हमारा ज्ञान इतना ही खराब था, पुराना था, तो दुनिया के सबसे विकसित देश, सारे देशों ने हमारा योग क्यों लिया? वो तो सबसे पुराना है, क्योंकि वो बना ही तब है जब दुनिया में ये सब नहीं था, तो पूरे दुनिया के कल्याण के लिए बना। इसलिए भारत के पास ऐसी कई चीजें हैं, वो यूनिवर्सल है, वो इटर्नल है। जो चीजें आज भी काम आ सकती, पूरी दुनिया के काम आ सकती है। कई लोग पूछते हैं कि आज के जमाने में संस्कृति का, परिवार का, ये परिवार में एक साथ रहना, आजकल बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, यानी बहुत सारी चीजें आ रही है। एक साथ रहना कि नहीं रहना चाहिए, इगोज बहुत आते हैं, ये कई सारे प्रश्न आते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस से क्या संबंध है। कई लोग पूछते हैं, अरे भाई अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, कल्चर क्यों ला रहे हो आप बीच में? संघ के लोग बार बार कल्चर की बात क्यों करते हैं? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको भाई। अभी अमेरिका में लगभग मुझे लगता है 35 करोड़ पॉपुलेशन होगा। एवरेज के लिए हम 25 मान लेते गणित करने के लिए। एक घर में उनके यहाँ एवरेज है, अभी अपने देश में भी जनगणना चल रही है, उनके यहाँ जनगणना के अनुसार उनका आंकड़ा है कि 2.5 लोग जो है एक घर में रहते हैं। तो 25 करोड़ लोगों के लिए कितने घर लगेंगे बताइए? अरे यूनिवर्सिटी 2.5 लोग एक घर में रहते हैं, 25 करोड़ लोगों को रहने के लिए कितने घर लगेंगे? 10 करोड़। बढ़िया। अब अपने देश में मान लो कि अभी सेंसस हो रहा है, 150 करोड़ हो जाएंगे, समझो 150 करोड़। हमारे देश का एवरेज है 5.5। गणित के लिए 5 मान लेते हैं, तो हम लोग को कितने घर चाहिए? 30 करोड़। लेकिन अभी अपने देश में अभी जो पहला राउंड हुआ है, लगभग 37 करोड़ इतने घर अपने देश में है। एवरेज पता नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, बस 37 करोड़ हमारे देश में है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में भी कुछ सालों पहले उनका भी एवरेज 5 था, तो वो 5 करोड़ घरों में ही रह सकते थे। लेकिन उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता गया, उनको 5 करोड़ घरों की जरूरत पड़ी, उनका एवरेज 2.5 आ गया। इंडस्ट्री में बूम आ गई, नए घर बन गए, बहुत सारी चीजें हो गई। आज की इकोनॉमी बोलते ना कि डिमांड बढ़ गई तो इकोनॉमी बढ़ गई। अब आप ये सोच लो कि हमारे देश में अगर हम अपने फैमिली रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं देंगे और कल जाके ऐसा न हो कभी कि हमारा एवरेज 2.5 हो गया, तो हमें और कितने घर लगेंगे? कितने लगेंगे और बताओ भाई? अभी 30 करोड़ लग रहे हैं, और कितने लगेंगे? 60 करोड़।
अब आप देख लो, एक एक शहर में 2 बिल्डिंग की 2 कॉलोनीज बन जाती है, तो हमारी पर्यावरण की बैंड बची है। अगर हम लोग अपने इस कल्चर को ध्यान नहीं रखेंगे और कल जाके हमें अमेरिका जैसे 30 करोड़ घर बनाने पड़ेंगे, तो हमारी इकोनॉमी का, हमारे एनवायरमेंट का क्या होगा? जितना कमाएंगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। और इसीलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी है। कल्चर मैटर्स, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। और इसलिए जब हम एक नई दिशा में जा रहे हैं आर्थिक प्रगति की, तो हम ऐसे भारत के बारे में सोचे जिस भारत में हमारी इस जो कल्चरल, हमारी जो बातें हैं, सांस्कृतिक बातें हैं, हमारी जो जीवन की पद्धति है, उसको हम उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज न करें। और इसलिए इन बातों को मिलाकर सोचने की ज्यादा जरूरत है। और इसलिए कई बार लोग पूछते कि संघ हमेशा संस्कृति की बात क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि ये बात हमारे देश के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ये सोचेंगे, इसके आधार पर हम टेक्नोलॉजी का चॉइस करेंगे, इसके आधार पर हम हर मॉडल का चॉइस करेंगे, तो हम सही दिशा में जा सकते हैं। और इसीलिए इस बात को लगातार हम सोचते रहे, और आज भारत उस दिशा में अगर सोचते हैं हम लोग, तो हम हर लेवल पर इस बात को कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो महत्व की बात मैंने बताई, कि हम लोग देश में अपने बहुत सारा ऐसा एक और महत्व का विषय है, वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि इसके कारण बहुत सारा भेदभाव होता है। हमारे देश में, हमारी एकता में कई बार जातिगत भेदभाव भी बहुत बड़ी बाधा बनता है। हम उस देश के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कि जो लोग इससे ऊपर उठकर चलने की बात बता रहे हैं, उसको हम इस जनरेशन में एक नए तरीके से ऐसे भारत की कल्पना करनी पड़ेगी कि जो इन बातों से ऊपर उठकर एक तरीके से आगे जा रहा है। संघ अपने जन्म से संघ में इसको लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। और आज मुझे लगता है कि इस समय में इन सब बातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोग इन बातों पर विचार करें और अपने तरीके से स्वयं अपने प्राइमरी सोर्स से बातों को समझें, स्वयं हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले। जैसे मैंने बोला कि आप सेवा कार्य में खुद जाएं, आप खुद संघ की शाखा का खुद एक्सपीरियंस लें और इस तरीके से इन बातों को समझें। आप जो भी काम आने वाले समय में अच्छे से करना चाहते हैं, उसके लिए जहां भी आपको लगेगा आप नया समूह बनाएंगे, नया इनिशिएटिव लेंगे, आप निश्चित रूप से पाएंगे इतना नेटवर्क संघ का बना है कि कोई ना कोई स्वयंसेवक आपकी सहायता में वहां आपको मिलेगा। ये पक्का है, कोई ना कोई मिलेगा आपको। ये मैं आपको यहां से आश्वस्त कर सकता हूं। लेकिन आप लोगों से भी एक आश्वासन जरूर लेता हूं कि आप लोग भी ये संकल्प करो कि केवल हम ये अच्छा नहीं, ये खराब है, ये होना चाहिए, ऐसा कहने वाले नहीं बनेंगे। वो कहने का अधिकार है आपको, बिल्कुल अधिकार है, परंतु इसके साथ साथ एक दायित्व भी आप ले लो कि ये बात ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। इसके लिए कोई ना कोई छोटा पहल, एक स्टेप, कोई ना कोई एक छोटा इनिशिएटिव आपसे अपेक्षित है। और इसी संकल्प के साथ आप लोग यहाँ से जाएं। और मुझे आपसे संवाद करने का अवसर मिला, इसके लिए पुनः मैं खुद को स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं। और आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।